नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सूरज सिंह, सिविल इंजीनियर, प्रोफेशनल इंजीनियर। आपसे कई दिन तक मुलाकात नहीं हो पाई, कुछ कारण रहे, तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ प्रॉब्लम थी इंटरनेट में। खैर छोड़िए इस बात को, अब वापस आते हैं चुनाव के मुद्दे पे। चुनाव 2019 कहने को जा चुका है, खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, सब जानते हैं, कागजों में समाप्त हो चुका है। परंतु जो अग्नि की ज्वाला उठ रही है उसके बाद में, रिजल्ट आने के बाद में, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। चुनाव आते रहे जाते रहे, लेकिन ये चुनाव विशेष रूप से एक स्पेशल चुनाव कह सकते हैं, जिसमें चुनाव की अग्नि चुनाव के बाद में आ रही है। अगर हम देखें हमारा जो संविधान है, उसमें चुनाव आयुक्त 325 और 329 आर्टिकल्स में दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण विषय उसके पास है, बहुत ताकत है उसके पास, शक्ति है संविधान की। चुनाव को कराने के लिए, चुनाव का निरीक्षण करने के लिए, चुनाव की उत्तरदायित्व को संभालने के लिए, सब कुछ करने के लिए जो ऐसा देश का कानून, देश का जो न्याय चाहता है वैसा होना चाहिए। सब प्रोसीजर्स के बारे में, सब चीज़ों के बारे में, ए टू जेड चुनाव के बारे में उसको उत्तरदायित्व दिया गया है। प्रश्न ये उठता है कि उत्तरदायी देना काफ़ी होता है या उसके ऊपर भी कुछ होना चाहिए। चुनाव आयुक्त के ऊपर अगर आप देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से सबसे ऊपर कौन होता है? चुनाव आयोग के ऊपर सबसे ऊपर होता है राष्ट्रपति, और उससे ऊपर होती है देश की जनता। क्योंकि संविधान जो हमारे देश का दिया गया है वो ना राष्ट्रपति ने दिया है, ना सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ना लेजिस्लेचर ने दिया है, ना किसी ने दिया है। भारत की जनता जो सबसे ऊपर है, भारत के आज की तारीख में 132 करोड़ लोग जो सबसे ऊपर हैं इसके अंदर, उसका अधिकार है इस संविधान के ऊपर, जिसे कोई छीन नहीं सका अभी तक, ना छीन पाएगा अभी तक, जब तक ये संविधान जिंदा है, लाइव है। संविधान शक्तिशाली है, आत्मा इसके अंदर पूरी है। कहते हैं लेटर इन स्पिरिट में काम करना चाहिए, लेटर इन स्पिरिट में काम कर रहा है और किया है, लेकिन अब इसकी स्पिरिट को मारा जा रहा है। लेटर्स तो लिखे हैं, लेकिन इसकी स्पिरिट को कुचला जा रहा है, चक्कू चलाए जा रहे हैं, गोली चलाई जा रही है, गर्दन दबोई जा रही है। चुनाव हुए, संविधान की गर्दन तोड़ी, संविधान की टांग तोड़ी, संविधान को कुचला, और संविधान ने जो दिया एक कानून, उसके नीचे नियम, अधिनियम, जिसको बोलते हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट। आपको मालूम होगा जितने भी नॉमिनेशन जाते हैं किसी भी उम्मीदवार के, चाहे वो लोकसभा के लिए चुनना हो, चाहे वो राष्ट्रपति चुनना हो, जो भी चुनना हो, वो सब पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। और सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव होता है लोकसभा का उम्मीदवार, जिसको एमपी बनना होता है, बाद में सांसद बनना होता है। सबसे बड़ा उम्मीदवार, डायरेक्ट उम्मीदवार, सीधा परोक्ष रूप से जनता का उम्मीदवार। अगर आप देखें उस नियम में, उस अधिनियम में, उसमें 2 सेक्शन दिए गए हैं। एक सेक्शन तो ये कहता है कि चुनाव कैसा कराया जाए, और एक सेक्शन कहता है कि ईवीएम की कितनी ताकत उसमें होनी चाहिए। आप उन दोनों को देखिए, उसमें साफ दिया गया है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए और कोई रास्ता नहीं है। ये जब ये बना था उस टाइम ईवीएम नहीं थी, इसलिए ईवीएम के बारे में उसमें नहीं लिखा गया, क्योंकि ईवीएम थी ही नहीं। उसमें साफ साफ लिखा गया है बैलेट पेपर से चुनाव होगा। लेकिन बाद में उसमें सुधार किया गया और उसमें एक आर्टिकल, सेक्शन डाला गया, सब सेक्शन, जिसको बोलते हैं ईवीएम के बारे में। उसमें यह साफ लिखा है कि ईवीएम कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है कि आप ईवीएम से चुनाव कराएं। कहीं आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ जाती है, भाई चलो यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, तो ये चुनाव आयुक्त को अधिकार दिया गया कि आप ईवीएम से चुनाव कराएं। वो किसी भी प्रकार से ईवीएम हो, कैसे भी डिफाइन हो, उसको एक साधन माना गया, एक इक्विपमेंट माना गया, और उसकी रेफरेंस बैलेट पेपर से ही दी गई। उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा उस अधिनियम में कि आपको ईवीएम से ही चुनाव कराना पड़ेगा। तो प्रश्न यहाँ ये उठता है, हमारे पास जब एक ऑप्शन है कि आपको बैलेट पेपर से चुनाव कराना है, तो झगड़ा किस बात का था कि हम ईवीएम पे कूदे? ठीक है, तकनीक है, एडवांसमेंट होती है, हमें साइंस में आगे जाना है, टेक्नोलॉजी में आगे जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध चलें। हमारी ट्रेन अगर ट्रैक से नीचे उतर जाएगी तो क्या ट्रेन चलेगी? अगर कोई जहाज पटरी से, अपनी उड़ान पटरी से
फिसल जाएगा तो क्या वो चलेगा? वही चीज ईवीएम के साथ है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको सब जानते हैं, कहते हैं कि आज एक खिलौना मात्र बन के रह गई है किसी विशेष दल का, विशेष पॉलिटिकल पार्टी का। वो अपने हिसाब से जैसे चाहे इसको यूज कर रहा है, और विदेशों में भी बहुत सारे देशों में इसको अपने हिसाब से लोगों ने यूज किया, और बाद में जब पता लगा कि ये तो चोरी करा सकती है, वोटों की डकैती करा सकती है, तो वहां की जनता ने इसके ऊपर आंदोलन किए और इसको उड़ा दिया। आज 2-3 कंट्री छोड़ दीजिए, वेनेजुएला है या हमारा देश है या एक आध और हो सकता है, शायद साउथ अफ्रीका या कौन सा, मुझे पक्का नहीं पता, और विश्व में कहीं भी ईवीएम का यूज नहीं होता है चुनाव के पर्पस से। तो भाई हमें कौन सा बीमारी पैदा हो गई है, हमारे देश के दिमाग में कौन सी गांठ उत्पन्न हो गई है, कौन सा आप कह सकते हैं ट्यूमर पैदा हो गया है हमारे दिमाग में या हमारे शरीर में, कि हमको ये जिद है कि हमको ईवीएम से चुनाव कराना है। ऐसा क्या हो गया है? ठीक है, आपने पैसा लगाया ईवीएम खरीदने के लिए, ईवीएम बनाए गए, ईवीएम से सक्सेसफुली सफलतापूर्वक चुनाव भी हुए, पर इसका मतलब ये नहीं कि ईवीएम सब कुछ है। अगर इसमें खामियां हैं, इसमें कमियां हैं, इसका एब्यूज हो सकता है, इसका गलत प्रयोग हो सकता है, तो भाई देखना पड़ेगा। हमारा संविधान ये भी अधिकार देता है हर व्यक्ति को, हर मत अधिकारी को, उस व्यक्ति को जिसने मत का अधिकार अपने उम्मीदवार को देना है। याद रखें, मैं मत का अधिकार बोल रहा हूं, मतदाता नहीं बोल रहा हूं, कि मैं इसको मतदाता नहीं मानता। ये मतदान नहीं है, हम दान नहीं कर रहे अपने मत को, हमारा अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है, ये हम इसको दान नहीं कर रहे, हम इसको दे रहे हैं कि मिस्टर श्रीमान जी लीजिए इस अधिकार को, संसद में जाइए, हमारे लिए हमारा काम कीजिए और हमें बताइए आपने क्या किया, और हमारी जो प्रॉब्लम है उसको वहां ले जाइए और उसका उत्तर लाइए, उसका सॉल्यूशन लाइए, हल लाइए। इसलिए मत अधिकार मैं कह रहा हूं, हम किसी के गुलामी दान नहीं दे रहे। यहाँ पे हम दान देके तो वापस मांग ही नहीं सकते, इसलिए अधिकार है जो विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक यहाँ के वोटर की हैसियत से, भारत के संविधान के हिसाब से मैं भारत का मत अधिकारी हूं। वो मत मेरा अधिकार है, बेशक एक ही सही लोकसभा के लिए, एक ही सही असेंबली के लिए, और एक ही सही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए या किसी और चीज के लिए। अधिकार तो अधिकार है, मैं किसको दूं मेरी मर्जी। भाई ईवीएम अगर मेरे अधिकार को छीन के किसी और को दे दे जिसको मैं नहीं देना चाहता, तो मेरी ईवीएम ने तो चोरी कर ली मेरे अधिकार की। मेरे अधिकार को मुझे बताए बिना किसी और को दे दिया, तो ये चोरी और डकैती से कम तो नहीं। इस बात को जितना जल्दी हो हम देश के लोग समझ जाएं तो अच्छा है, नहीं तो ये दलाल पार्टियां, ये दलाल जर्नलिस्ट, ये सारे के सारे दलाल हमारे अधिकार का चकनाचूर कर देंगे। और क्या, जब नियम नहीं कहता कि मैंडेटरी है, जरूरी है कि आपको ईवीएम से चुनाव कराना है, ऐसा जरूरी नहीं है। बैलेट पेपर उसमें जरूरी है। ये अंधी कांग्रेस कहां सो रही थी, ये अंधे दूसरे दल कहां सो रहे थे, इनको दिखता क्यों नहीं था? कुछ एरिया हो सकते हैं जहां प्रॉब्लम हो, तो वहां ईवीएम का प्रयोग हो सकता था। उसमें ये नहीं लिखा नियम में कि सब जगह होगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो भाई आपको क्या शौक चढ़ा है चुनाव आयोग? आपको कौन सी बीमारी हुई है, और सरकार आपको कौन सी बीमारी हुई है, और कोर्ट साहब आपको कौन सी बीमारी हुई है कि ईवीएम से ही चुनाव होगा? हम नहीं चाहते ये चुनाव हो। हम भारत के नागरिक हैं, सबसे ऊंचे दर्जे के, सब इंस्टीट्यूशन से ऊपर, सब संस्थानों से ऊपर होता है भारत का नागरिक, चाहे वो कितना भी छोटे लेवल का हो या कितने भी बड़े लेवल का हो। उसको अधिकार होता है प्रश्न करने का और उसका उत्तर मांगने का, किसी भी संस्थान से जो भारत के संविधान के अंडर आते हैं, उसमें राष्ट्रपति जी भी क्यों ना हो, उत्तर देना होगा। मैंने राष्ट्रपति जी को भी लिखा है उनकी फेसबुक पे कि जवाब दीजिए 20 लाख मशीनों का कहाँ हुआ, कहाँ है वो मशीन, ये फेक चुनाव के लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल ये नहीं है कि मुझे किस में इंटरेस्ट है या किस में नहीं है, सवाल ये है आप चुनाव सच्चाई से करके आइए। आपके पास हेरा फेरी की लिस्ट पड़ी है, उसका कोई जवाब नहीं देते और कहते हैं चुनाव संपन्न हो गया। कहाँ संपन्न हो गया?
चुनाव तो हुआ ही नहीं। सच तो ये है, आपने बस नोटिफिकेशन कराई, वोट करा दिया और चुनाव हो गया। पब्लिक को तो पता ही नहीं चुनाव कब हुआ है। पब्लिक ने जिसको वोट डाला वो वोट तो उसको पहुंचा ही नहीं, तो चुनाव कहां से हो गया। जब देश में सारी प्रॉब्लम हो, 70% लोग 80% लोग प्रॉब्लम में ग्रस्त हो, वो चुनाव वोट दे के आए लेकिन उनका वोट उसको नहीं गया जिसको वो देना चाहते थे, तो चुनाव कहां से संपन्न हो गया। ये एक काल्पनिक चुनाव था, एक फेक भ्रष्ट चुनाव, झूठा चुनाव जिसे कहा जा सकता है। ईवीएम द्वारा किया गया फ्रॉड चुनाव देश के ऊपर था, थोपा हुआ चुनाव जिसको कभी आम नागरिक नहीं मानेगा। इस चुनाव के द्वारा, ईवीएम के द्वारा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बना हो, चाहे वो मिनिस्टर बना हो, चाहे वो एमपी बना हो, चाहे वो कोई भी बना हो, सारे ईवीएम प्रोडक्शन है, पब्लिक प्रोडक्शन नहीं है। आपको साबुत करना होगा कि आपने सच्चे चुनाव कराया है, क्योंकि पब्लिक इस चुनाव में विश्वास नहीं कर रही। आग बलनी शुरू हो चुकी है, चिंगारी छुट चुकी है कई जगह से और कोर्ट तक जाती है। कोर्ट को भी पढ़ना होगा कानून, जो नहीं पढ़ा उसने अब तक। कोर्ट को भी दिमाग लगाना होगा, बड़ी से बड़ी बेंच बनानी होगी ये करने के लिए कि इसका क्या किया जाए। ये चुनाव नहीं था, इसका इनवैलिडेशन होना है, ये रद्द होना है चुनाव। ये पब्लिक चाहती है कि इस चुनाव को रद्द करके बैलेट से चुनाव कराया जाए, क्योंकि ये चुनाव फर्जी था, झूठा था, एक कहानी थी, एक कल्पना थी, एक पटकथा थी, एक नावल था, एक स्टोरी थी, एक कविता थी, एक सब कुछ था, नाटक कह सकते हैं इसको आप, जिसका हेड था चुनाव का आयोग। वो भ्रष्ट आदमी जो मिला हुआ था मोदी से, वो भ्रष्ट आदमी जो कुछ बात का जवाब नहीं देता, वो भ्रष्ट आदमी जो हर चीज को गलत करता गया चुनाव के जरिए, उसने एक खास पार्टी बीजेपी को जिताया। इस चुनाव में जानबूझकर वो इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है चुनाव आयोग। किसी बात का जवाब नहीं देना बहुत गलत है। आपकी जिम्मेदारी है चुनाव आयोग महोदय, आपका हक नहीं, आपका कर्तव्य है पब्लिक को बताना, पब्लिक को शांत करना, पब्लिक की संतुष्टि करनी आपके कर्तव्य में आता है। अगर एक भी वोटर बोलता है कि चुनाव में मेरे को पता नहीं मेरा वोट कहाँ गया, तो ये भी आपके उत्तरदायित्व में आता है, इसको जवाब दीजिए। आप खाली इधर से उधर लिख के उल्टी सीधे बकवास करके कहते कि सब ठीक हुआ है, सब ठीक नहीं हो सकता। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं शांत नहीं हूं कि मेरा वोट सही को गया है, मैं कैसे मान लूं आपने सही काम किया है। बहुत सारे विषय उठे चुनाव के बाद और चुनाव से पहले। मैं बात नहीं करना चाहता उन अंधी दिमाग वाली पॉलिटिकल पार्टीज की, राजनीतिक दलों की, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, एसपी या कोई और भी हो, नत्थू कैरी एरी गैरी, जो सोती रही चुनाव में, और उससे पहले जो ये सोच भी नहीं पाए कि क्या क्या हो सकता है चुनाव में इन बदमाशों द्वारा, जिन्होंने पहले से, कई महीने पहले से तय कर रखा था कि इस चुनाव को कैसे लेना है, क्या करना है। इनके बारे में इन अंधो दिमाग वालों को समझ ही नहीं आया और बंदर लेके चला गया अपनी हल्दी की गांठ और अपनी गवर्नमेंट बना के बैठ गया, जो कि फेक गवर्नमेंट है, ईवीएम गवर्नमेंट है। आप सामान्य आदमी इसको सच मानने को आज की तारीख में तैयार नहीं है, क्योंकि झूठ के पैव नहीं होते, झूठ झूठ होता है और उस पर एक सच भारी होता है। कब तक झूठ चलेगा झूठ भी नहीं जानता, लेकिन जब सच सामने आता है तो झूठ गायब हो जाता है, मुरझा जाता है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली झूठ क्यों ना हो। सत्यमेव जैसे ऐसे नहीं कहा गया है, सत्यमेव जयते का कोई मतलब होता है। मुझे आप कुछ भी बोलते रहें, मुझे चिंता नहीं इस बात की। सच बोलना पड़ेगा, अपने हक के बारे में बोलना पड़ेगा। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता किसकी सरकार बनती है किसकी नहीं बनती, जिसकी भी बने सच पे आधारित हो, बकवासबाजी पे नहीं। ये सरकार तो बकवासबाजी पे आधारित है, इसका कोई सर पैर नहीं है। ये एक कल्पना की सरकार है, एक होराइजन की सरकार है, एक ये मिराज की सरकार है, ये ईवीएम की सरकार है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मिराज इसको कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मिराज। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो मिराज हो, जो कभी दिखाई ना दे, तो मृग तृष्णा की तरफ वो वोटिंग मशीन ले जाती है, लेकिन वहां पता लगा कुछ था ही नहीं। दूर से दिखता था इतना बड़ा तालाब है, लेकिन जाके देखा तो तालाब है ही नहीं। वही हाल इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मिराज का है, मशीन का है। इसलिए बहुत सारे विषय पॉइंट इस पर उठे, रोज वीडियो देखते रहते हैं, बनते रहते हैं, एनालाइज हम करते रहते हैं, देखते रहते हैं क्या कौन कह रहा है। एक साहब पहुंचे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि जी ये चुनाव को रद्द किया जाए।
बिल्कुल सही पूछे, क्योंकि ईवीएम से चुनाव कराया गया जो मैंडेटरी नहीं है, तो आपने कैसे करा दिया? आपको अनुदेश साहब, चुनाव आयोग साहब, आपने ये गैर कानूनी अधिकार का यूज कैसे किया जबकि चुनाव में नहीं है? ये सिस्टम पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में नहीं है, ये सिस्टम हमारे देश के संविधान में नहीं है, ये सिस्टम उसमें साफ लिखा है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा। उसमें ये नहीं लिखा कि सारा चुनाव ईवीएम से होगा। कुछ सेलेक्टेड एरियाज आप ले सकते थे ईवीएम के लिए जहां जरूर समझते। क्या सारे 542 कॉन्स्टिट्यूएंसी उस कैटेगरी में आती थी या आती हैं? बहुत बड़ा घपला है, ये स्कैम है, ये एक सरकार को जबरदस्ती बनाने का स्कैम था। ये अपोजिशन पार्टियों को और पब्लिक को निरस्त करना था उसके अधिकार से, उसके वोट से। जो भी वोट देने गए सोच के आते थे हम वोट दे आए, सोच के आते थे हम वोट दे आए, लेकिन क्या उनका वोट गिना गया? प्रश्न ये उठता है। 20 लाख, पहला क्वेश्चन है, 20 लाख मशीनें जो रिकॉर्ड से रिडेंडेंट हो गई, जिनका अता पता नहीं है कि वो मशीनें कहाँ होंगी कहाँ नहीं होगी, उनका कोई जानता नहीं, किसी के पास उसका जवाब नहीं, न राष्ट्रपति महोदय के पास है, न चुनाव आयोग के पास है, न सरकार के पास है, न उन लोगों के पास है जो उसका उत्तरदायी संभालते हैं। वो 20 लाख मशीनें या 19 लाख मशीनें हैं कहाँ? ये जवाब आज तक नहीं आया। चुनाव को खत्म हुए काफी समय हो रहा है, कई वीक्स बीत गए हैं, चुनाव शुरू हुए भी काफी टाइम बीत चुका है, तो भाई इसका जवाब ऊपर से आके देगा कोई आत्मा, सुपर आत्मा आके जवाब देगी। इसका जो पैसे लेता है इस जवाब देने के बारे में वो जवाब देगा। इसका जवाब देना होता है चुनाव अधिकारी को, कि जो मैन्युफैक्चरर है वो कहता है 40 लाख मशीनें दी गई और चुनाव आयोग कहता है 20 लाख मशीनें ली गई। तो भाई 20 लाख मशीनें कहाँ हैं? किसकी बारात में गई है वो? कहाँ किसी की शादी हो रही है? कौन देगा इसका जवाब? हवा देगी, पानी देगा, सूरज देगा, बिजली देगी, चंद्रमा देगा, आसमान देगा, कौन देगा? जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। आप पब्लिक के नौकर हो, पब्लिक सर्वेंट हो, आपकी ड्यूटी है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हो, आपकी उत्तरदायी तो बनता है, जवाब दीजिए। और वो मशीनें जो 373 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की काउंटिंग गलत कर रही हैं, 373 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काउंटिंग में अंतर, जितने वोट डाले गए और जितने वोट गिने गए उनमें बड़ा अंतर है। 1-2 वोट का नहीं, हजारों वोटों का अंतर है। कैसे आ गया ये अंतर? ये वेबसाइट पर उन्होंने इंफॉर्मेशन लगाई थी, इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने। जब पब्लिक ने इस बारे में क्वेश्चन करने लगे तो उन्होंने, चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट से हटा ली। पहले लगाई जो सही किया, जब क्वेश्चन आ गए तो उसको हटा ली। चोर की दाढ़ी में तिनका, क्यों हटा लिया आपने? कहते हैं जी ये कुछ गलत थी, पूरी नहीं थी, तो आपने लगाई क्यों थी? पब्लिक को बिल्कुल समझते हो क्या? पब्लिक 1947 की नहीं है कि 90% लोग अनपढ़ हैं। ये 2019 है, 80% लोग पढ़ चुके हैं यहाँ। ये सब नहीं चलेगा। चुनाव आयोग साहब, होंगे आप मोदी भक्त, होंगे आप मोदी के एजेंट, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आप हमारे नौकर हो, होंगे आप IAS, होंगे आप EC, भारत की जनता के नौकर हो आप, पब्लिक सर्वेंट हो आप। आपको जवाब पब्लिक को देना है। आई समझ की नहीं आई समझ? इसके बाद एक तो 20 लाख का पॉइंट हो गया, एक 373 कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिपेंसी काउंटिंग का हो गया। इसके अलावा 3 लाख ऐसी मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मिराज, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, जिनके आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं मिल रहे, जो मशीनें इश्यू है उसके हिसाब से। भाई ऐसा क्यों? इसका मतलब यह कुछ तो है। जब आइडेंटिफिकेशन नंबर ही नहीं मिल रहे तो आप किस दम पर कहते हैं कि सब कुछ साफ सुथरा और ट्रांसपेरेंट हुआ है? इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। और आपने 7 फेज का चुनाव जो कराया, इसकी क्या आवश्यकता थी आज के समय में 2019 में? क्या हम इतनी गिरी हुई कंट्री बन चुके हैं, इतनी छोटी कंट्री बन चुके हैं कि हम इलेक्शन 1 या 2 फेज में नहीं करा सकते? हमारे वोट को काउंट होने के लिए क्या 1.5 महीना लगता है? पोलिंग खत्म होते ही क्यों नहीं काउंट हो सकता? वहीं क्यों नहीं काउंट हो सकता?
इसके लिए क्यों चाहिए 1 महीना 1.5 महीना? आज के समय में क्या हमारे पास स्टाफ की कमी है? क्या सिक्योरिटी की कमी है? क्या पुलिस की कमी है? क्या कमी है जो आपने इसका दायरा, इस चुनाव का स्कोप ऑफ टाइम इतना बढ़ा दिया, इसका टाइम लाइन, कि कौन करेगा 45 दिन चौकीदारी इन मशीनों की? जानबूझ के आपने किया कि ना कोई चौकीदार होगा, कुछ नहीं होगा और हम लोग अपना काम कर लेंगे। मैं तो बल्कि बीजेपी में कोई दोष नहीं दूंगा, इसमें दोष तो आपका है। आप बीजेपी से मिले हुए लगते हैं और आपने स्वयं उन मशीनों को वहां से हटाया स्ट्रांग रूम से और दूसरी मशीनें लाके रखवाई। बस यही हम सोचते हैं आपके बारे में। आप कहो गलत है या कहो सही है, आपको सबूत देना होगा कि हम गलत कह रहे हैं, क्योंकि हम पब्लिक हैं, हम जनता हैं, किसी की नौकर नहीं है। हमारा देश है, आप भी एक हम में से हैं, लेकिन हम आपसे एक पब्लिक सर्वेंट की हैसियत से बात कर रहे हैं। आपको हमें जवाब देना पड़ेगा। 3 पॉइंट। एक पॉइंट आता है बाद में, जिस क्षेत्र में आप देखिए, ज्यादातर क्षेत्रों में जहां मुसलमान रहते थे, जहां दूसरे वर्ग के, छोटे वर्ग के लोग रहते थे, वहां से 5 से लेकर 10 करोड़ तक के वोट लिस्टों से गायब थे। वोट लिस्ट में नाम नहीं, कहां उड़ गए नाम? पूछे आपसे कोई, कहां चले गए नाम? आपके पास कोई जवाब नहीं। जिस आदमी के नाम पहले थे उनके भी गायब। कहां गए? कैसे निकल गए? आपका क्या सर्वेलेंस है उसके ऊपर? क्या सुपरविजन है उसके ऊपर? क्या निरीक्षण है उसके ऊपर? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा श्रीमान क्या कहना चाहिए आपको? श्रीमान चुनाव आयोग महोदय, ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ये भी, इसके अलावा चुनाव की जो मशीन होती है, जो जिसको आपने रेफरेंस लिखा है अपने नियम में कि इसकी वही वैल्यू होगी जो बैलेट बॉक्स की होती है, ये लिखा है नियम में कि इसका रेफरेंस वैसा ही पावरफुल है जैसा बैलेट बॉक्स का होता है। तो साहब, क्या बैलेट बॉक्स किसी ऑटो रिक्शा में रखे होते हैं? बैलेट बॉक्स क्या किसी प्राइवेट गाड़ी में रखे होते हैं? बैलेट बॉक्स क्या किसी ट्रक के ऊपर ऐसे ही पड़े होते हैं? बैलेट बॉक्स क्या किसी के घर में मिलते हैं? बैलेट बॉक्स क्या सड़कों पे पड़े होते हैं? इसकी उत्तरदायित्व कौन? सब रिकॉर्ड है लोगों के पास, पूरे वीडियोस अवेलेबल हैं कि कहां कहां ट्रक पकड़े गए, कहां कहां ये लोगों के पास मिले, कहां ये रिक्शा वाले के पास मिले, कहां ये तांगे वाले के पास मिले, कहां ये प्राइवेट गाड़ियों में मिले, कहां ये किसी की दुकान में मिले, कहां ये किसी अधिकारी के घर पर मिले। ये क्या है? ये क्या सब्जी है? 4-5 किलो गए आलू लेके आ गए। ईवीएम क्या सब्जी है? ईवीएम क्या दूध है? ईवीएम क्या पकोड़ा है? क्या है ईवीएम आखिर? बैलेट बॉक्स क्या सड़क पे पड़े होते थे? साहब, इसका जवाब भी आपको देना होगा पब्लिक को। जब तक आप इन बातों का विश्वास पब्लिक को नहीं दिलाएंगे, हम यही समझेंगे कि आपने देश हित में काम नहीं किया, आपने देश के विरुद्ध काम किया, आपने भारत के संविधान के विरुद्ध काम किया, आपने देश की जनता के विरुद्ध काम किया। चुनाव कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला था। बस चुनाव साफ होना चाहिए था। जो आज की तारीख में बिल्कुल अंधेरा है, चुनाव अंधेरे में हुआ है और अंधेरे के लीडर आप हैं। इसलिए चुनाव महोदय साहब, आपको देश की जनता को जवाब तो देना ही होगा, और छोटा नहीं, एक्सप्लेनेटरी देना होगा, विवरणित कर देना होगा। देश की जनता आश्चर्य में है कि वोट हमने दिया नहीं बीजेपी को, लेकिन बीजेपी और उनके साथियों को सीटें कहां से मिल गई। दूसरी बात, और बहुत बड़ी बात, तो आपने फेलियर किया जिसमें, ये तो रही ईवीएम की बात नहीं कर रहा मैं, आपकी स्लिप आती है कि साहब आ जाइए वोटर साहब, इस तारीख को इतने बजे यहाँ आ जाइए और अपना वोट दे दीजिए। एक स्लिप आती है, उस स्लिप में नंबर होता है पोलिंग बूथ का, हमारा वोटर लिस्ट नंबर होता है और हमारी फोटो होती है और आदमी के साइन होते हैं और स्ट्रक्चर होता है। बहुत अच्छी बात है, आपने लिस्ट दी महोदया। मैं एक शहरी हूँ, एक सिटीजन हूँ, एक नागरिक हूँ इस देश का। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मेरे चुनाव क्षेत्र में
कितने उम्मीदवार खड़े हैं मैं कैसे जानूंगा? कौन मुझे बताएगा कि आपके क्षेत्र में 25 उम्मीदवार खड़े हैं, आपके क्षेत्र में 50 उम्मीदवार खड़े हैं, या 2 उम्मीदवार खड़े हैं, या कौन कौन खड़े हैं, किस किस पार्टी के खड़े हैं? ये मुझे कौन बताएगा? किसके भरोसे मैं जानूं कि सच क्या है झूठ क्या है? खाली आपकी स्लिप आ जाना काफी है? आपने वो नाम नहीं दिए उस लिस्ट के साथ, उस लिस्ट बना के कि जो उम्मीदवार उस क्षेत्र से हैं, तो मुझे क्या पता कि कौन सा आदमी इस क्षेत्र से खड़ा है? क्या ये अधिकार मेरा संवैधानिक नहीं है जानना कि मेरे चुनाव क्षेत्र से कौन कौन से उम्मीदवार खड़े हैं जिनके ऊपर मैं अपना वोट का दांव लगा सकता हूं? आप कैसे प्रिज्यूम कर सकते हैं कि बीजेपी वाला ही या कांग्रेस वाला ही या गिनी चुनी 2-3 पार्टियों और वाले को ही हम वोट देंगे? हमारी क्या बंधन है किसी पार्टी से? क्या हम चुनाव देने के लिए पैदा हुए हैं इस देश में कि वोट दे दो बस बीजेपी को या कांग्रेस को या किसी और को? मेरा हक नहीं है कि मैं किसी और उम्मीदवार को वोट दूं। मेरा पूरा हक है, मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है आपसे। और आपका ये फेलियर रहा है कि आपने पब्लिक को नहीं बताया कि कितने उम्मीदवार आपके क्षेत्र में हैं, इनमें से एक को आप वोट दे सकेंगे या नोटा पे देंगे। नोटा पे भी मैं तब दूंगा जब मैं जानूंगा कि ये सारे के सारे बेकार हैं। लेकिन जब मुझे पता ही नहीं, मालूम ही नहीं कि ये उम्मीदवार कौन कौन है, क्या पृष्ठभूमि है इनकी, किस वैल्यू के लोग हैं ये, क्या चरित्र है इनका, क्या क्राइम इन्होंने किया है कि नहीं किया है, जब तक मैं इनको जानता नहीं, इनमें से मैं किसी को वोट कैसे दे सकता हूं? क्या ये प्रश्न नहीं है? आपने इसके बारे में भी कोई नहीं फायदा किया देश की जनता को, किसी को कोई कम्युनिकेशन नहीं किया। बस जिसको दो आपकी मर्जी, नहीं दो आपकी मर्जी। क्या ये चुनाव चैरिटी है? धर्मशाला में जाना है, किसी मंदिर में जाना है कि चैरिटी दे दी, दे के आ गए? मैं दिन खराब करूं अपना, चुनाव के वहां पोलिंग बूथ पे जाऊं, लाइन में लगूं, खड़ा हूं, साइन करूं, अपना कार्ड दिखाऊं और एक किसी को भी वोट दे के आ जाऊं? ये कैसे हो सकता है? मेरी मर्जी, मैं तो किसी ऐसे को दूंगा जिसको एक भी वोट ना मिले, ये मेरा अधिकार है। पर मैं जानूं कैसे कि वो खड़ा है? मैं नहीं देता, बीजेपी को नहीं देता, कांग्रेस को, मेरी मर्जी। आप कौन होते हैं कहने वाले कि बस एक तो किसी को दे दो? ये आपने बहुत बड़ा घपला किया है, क्योंकि वोट किसी पार्टी को नहीं होता, वोट किसी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को नहीं होता। संविधान के हिसाब से वोट होता है एक उम्मीदवार को। वो कैसा उम्मीदवार हो वो हमारी मर्जी, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए वो है कौन। हमें मालूम नहीं, बस वोट दे दो जी। हम देश में इसलिए जन्म नहीं लिए भारत के अंदर कि हर 5 साल में जाएं, लाइन में लगे, वोट देके बीजेपी और कांग्रेस को आ जाएं और बात खत्म 5 साल के लिए। 5 साल बाद फिर देखेंगे क्या करना है। ये वोट का मतलब नहीं होता। वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा नुमाइंदा है, हमारा प्रतिनिधि है, वो हमारा सर्वेंट है। भारत का एमपी, सांसद, लोकसभा वाला हमारा पब्लिक का नौकर है, जैसे आप नौकर हैं। वो लेजिस्लेचर का नौकर है, आप एग्जीक्यूटिव के भी नहीं नौकर हैं, आप तो इंडिपेंडेंट नौकर हैं। तो मैं कैसे वोट करूं अपना? तो आपने यहां पर वोटर की भी सहायता नहीं की, वोटर को अंधेरे में रखा, लटका के रखा। अपने आप जिसको देंगे दे देंगे, बस सोच लिया बीजेपी या कांग्रेस। नाम इस चुनाव में पीएम होता है उम्मीदवार, ना इस चुनाव में अपोजिशन का लीडर होता है उम्मीदवार। इस चुनाव में उम्मीदवार होता है वो जिसने मेरे एरिया को रिप्रेजेंट करना है। उसने किसी पीएम को रिपोर्ट नहीं करनी होती, उसने किसी राष्ट्रपति को रिपोर्ट नहीं करनी होती, उसने जो वास्तविक रिपोर्ट होती है अपने क्षेत्र की जनता को करनी होती है, क्योंकि क्षेत्र की जनता का वो नुमाइंदा है, क्षेत्र की जनता को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्षेत्र की जनता उसके ऊपर होती है। तो आपने वो अधिकार भी छीन लिया, ये ना बता के कि कौन से उम्मीदवार है यहाँ पर। तो साहब ये बताइए, क्या ये गलत है? संविधान में मुझे आप बता दीजिए कि कहाँ लिखा है कि मैं पीएम को वोट दूं? मुझे आप बता दीजिए। कोई भी देश का नागरिक, कोई भी देश का वकील, कोई भी देश का पढ़ा लिखा कोई भी आदमी मुझे बता दे कि संविधान में कहाँ लिखा है कि ये चुनाव प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए था। ये चुनाव सिर्फ एमपी की पोजीशन के लिए था, लोकसभा की, जिसको हम सांसद कहते हैं।
लेकिन हमें यही नहीं पता कि हम कितने लोग खड़े हैं हमारे क्षेत्रों से, तो हम किसको वोट देंगे। उनकी सीवी हमको नहीं पता, उनका बैकग्राउंड हमको नहीं पता। बस जाओ और एक फूल पे मोहर लगा दो या हाथ पे मोहर लगा दो। हम किसी के बाप के नौकर नहीं कि मोहर लगा दें कहीं भी, किसी की प्रति को दबा दें। इस काम के लिए नहीं पैदा हुए हम भारत में। हम देश के नागरिक हैं, हमारा पैसा इन लोगों पे खर्च होता है। हमारे ही पैसे से जो लोग सैलरी लेते हैं, हमारे ही पैसे से कारों में घूमते हैं, हमारे ही पैसे से टेलीफोन चलाते हैं, हमारे ही पैसे से थालियां खाते हैं, हमारे ही पैसे से ऐश करते हैं और जिंदगी भर आराम करते हैं। तो इनको ऐसे ही दे दें। एक छोटी सी नौकरी के लिए भी बहुत लंबा रास्ता होता है तय करना। ये तो बहुत बड़ी नौकरी है, देश को चलाना है, लेजिस्लेटर बनना है, इन्होंने लॉ मेकर बनना है, और किसी ने तो आगे मिनिस्टर भी बनना है। तो इनको ऐसे बना दें, हम जाने भी नहीं शक्ल कौन है, नाम कौन है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्रिमिनल है कि नहीं है। और उसका रिजल्ट है कि आज 233 ऐसे लोग जिनकी आपराधिक छवि है हमारी संसद में पहुंच चुके हैं। मुबारक हो सबको, देश के वासियों को बधाइयां हो। आप 132 करोड़ जनता को, 95 करोड़ वोटर्स को, चुनाव आयोग को, हमारे देश की लोकसभा को, देश के राष्ट्रपति को, सबको बधाई हो कि आपने 233 ऐसे लोगों का स्वागत किया है लोकसभा में जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। क्या अचीवमेंट है, क्या प्राप्ति है, क्या स्वागत है देश का। भारत भाग्य विधाता, जनगण मन अधिकायर, जनगण मन बोलते हैं ना, जनगण मन अधिनायक जय होए, भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता, भारत का भाग्य विधाता कौन हुआ? जनता खुद होती है, लेकिन जनता अपना विधान खुद नहीं बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है। तो भारत के भाग्य विधाता 542 में से 43 में से 233 तो ऐसे लोग आ गए जिनके खुद ही भाग्य बने हुए हैं हिस्ट्री में, FIR में, कोर्ट में, जिनको जेल में होना चाहिए था, आने वाले समय में जेल में हो सकेंगे, वो लोग आज हमारे देश की लोकसभा की सुंदरता बढ़ा रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं। वाह क्या डेकोरम है लोकसभा का, जिसको कहते हैं संवैधानिक लोकसभा है। ये आज की तारीख में संवैधानिक लोकसभा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो EVM लोकसभा है। ये सारे MP EVM MP हैं, ये प्राइम मिनिस्टर EVM प्राइम मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर EVM मिनिस्टर है, ये इलेक्शन EVM इलेक्शन था, ये चुनाव वाला भी EVM EC है। तो मैं क्या बताऊं इससे ज्यादा। क्या आपको अच्छा लगता है? आप कहेंगे जब देखो उल्टा बोलता है। आपको उल्टा लगता है तो माफी चाहता हूं, लेकिन सही यही है, सही को मानना पड़ता है। भक्ति में मत मानना, दिमाग से मानना। भक्त लोगों का तो दिमाग नहीं होता, उनसे तो बात करने का फायदा नहीं है। उनको 2 जमा 2 3 भी बोलेंगे, 4 भी बोलेंगे, 5 भी बोलेंगे, उनसे तो बात करने का कोई यूज नहीं है। जो सोच नहीं सकता तो उससे क्या बात करी। बात तो उसी से कही जाती है जो सोचे। भैंस के सामने बिन करने कोई फायदा नहीं है, टू क्राई इन विल्डरनेस कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरे देशवासियों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, जो भी शब्द ले लो आप मुझसे, मैं सिर्फ वही बोल रहा हूं जो सच है। आज देश जिस कगार पे खड़ा है चुनाव के लिए, डेमोक्रेसी का खून जिस तरह से हुआ है इस चुनाव आयोग के हाथों, इस सरकार में 2 ऐसे आदमियों के हाथों जो बहुत पावरफुल हो चुके हैं आज की तारीख में, इलीगल ही सही, गैर कानूनी ही सही, EVM बेसी सही, ऐसे लोगों के हाथ में आज देश जा चुका है। वो जो उस इतिहास से आते हैं, इस इतिहास में अंग्रेजों की गुलामी की गई थी उन लोगों ने, अंग्रेजों के इन्फॉर्मर थे वो लोग, अंग्रेजों के पालिशिया करते थे वो लोग, अंग्रेजों के समर्थक थे वो लोग, अंग्रेज उनके संघर्षक थे वो लोग। इस देश के स्वामी बन चुके हैं, इस देश की हर इंस्टीट्यूशन पे, इस देश की बड़ी से बड़ी पोस्ट पे उन लोगों के आशीर्वाद बैठे हैं। कितनी किस्मत लेके खराब हुई आप लोग। लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी इस देश के लिए 1857 से लेकर 1947 तक। और इस लोगों के एक भी व्यक्ति का नाम बता दो जिसने देश की आजादी में कुर्बानी दी हो। आज वो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्लान कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र, ये राष्ट्र है ही नहीं, अभी तो ये राष्ट्र ही नहीं है, वो बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। शर्म आती है ऐसी सोच पर। शायद जानवर की सोच भी ज्यादा अच्छी होती होगी। खैर, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं मैं कर रहा, मैं तो इस टाइम चुनाव की बात कर रहा हूँ। ये चुनाव किस मोड़ पे खड़ा है। कहने को चुनाव हो चुका है,
लेकिन अभी तो गंद साफ करनी बाकी है। वो चुनाव आयोग तो नहीं कर पाया, वो भारत की सरकार तो नहीं कर पाई, वो हमारे महामहिम राष्ट्रपति साहब तो नहीं कर पाए, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज तो नहीं कर पाए, लेकिन अब भारत की जनता तो इन सबसे ऊपर है, भारत का वोटर तो इन सबसे ऊपर है। समय लग सकता है लेकिन वोटर जागता है और जाग रहा है, बोल रहा है। और ये भूल गया इन टेलीविजन चैनल वालों बिके हुए बंदरों से, कौन पूछता है इनको, बकवास करते रहते हैं, शाम को मजमा लगा लेते हैं बैठ के। मजमा समझते हैं आप? जहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बातें करते थे बिना मतलब के, इनको सर न पैर हो, उसे महाजमा कहते हैं उर्दू में। मास असेंबली, मास असेंबली, मास असेंबली या कॉन्फ्रेंस, कुछ भी कह लो उसको आप। ये लोग देश चलाएंगे? चलाइए, जीत के आइए, किसने रोका आपको? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चुनाव समाप्त हो चुका है, कांग्रेस वालों को समझ नहीं आया अब तक। अरे महोदय साहब, पीएम साहब, ईवीएम पीएम साहब, उनको समझ आया नहीं आया, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं आया। आप क्या समझते हैं आप सब कुछ सीट पे बैठे रहेंगे? जनता जब जागती है ना, कई वेनेजुएला बन जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो भारत भी एक वेनेजुएला बन जाए या फिलिस्तीन और इजराइल बन जाए। हम नहीं चाहते ऐसा हो। शांति बहुत बड़ी वस्तु होती है, शांति बहुत बड़ी तरक्की और उन्नति की निशानी होती है। लेकिन आप अगर मेरा वोट छीनेंगे, मेरे वोट पे डकैती डालेंगे, तो क्या मैं चुप रहूंगा? ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? जेल में डलवा देंगे, और शायद आप कर क्या सकते हैं, या किसी का आप खून करा देंगे। इससे ज्यादा भी आप कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद तो आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। मतलब आप इतने नीच व्यक्ति हो कि आपको एक पोस्ट के लिए कुछ भी करना पड़ा, आपने किया, सिर्फ एक पोस्ट के लिए। हद है। और शर्म आती है उन उम्मीदवारों पर जिनके समर्थक हैं, शर्म आती है उन महाभक्तों पर जिनके समर्थक हैं, जिनके दिमाग नहीं, जिनकी सोचने की शक्ति नहीं, जो समझते नहीं है क्या सच है क्या झूठ है, जो किसी बात का पृथक्करण नहीं करते, एनालिसिस नहीं करते। है बहुत गलत मोड़ पे देश खड़ा है। तो चुनाव का भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता। ये चुनाव वैलिड होगा नहीं होगा, ये तो फैसला कोर्ट ने करना है। कोर्ट में जा रहे हैं और मुझे खुशी है कि राजनीतिक दल भी अभी शोर अग्रसर हैं कि इस बात को, इस इश्यू को कोर्ट में लेके जाया जाए, जहां न्याय प्रणाली के हिसाब से इसका फैसला हो। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कुछ समय लगेगा लेकिन सच सामने आएगा। और जिस दिन सच आ गया, कोर्ट से फैसला आ गया कि ये चुनाव रद्द है, तो क्या होगा श्रीमान जी, क्या होगा? खैर, my dear friends, my dear countrymen, my dear voters, my colleagues and everybody, I'm glad to come back to you after more than a week due to some problems of internet. I had some bad health in that time due to high temperature in this area. This election 2019 accordingly has gone per procedures, per records. This has gone, and election commission is no more responsible for election because it has gone. But question is, has it gone? This is the first election in our democratic history since 1915 that there has been raised a question mark on this, big question mark, from all corners of society. I'm not talking of political questions, political corners. I'm not talking of government corners. I'm not talking of election commissioners corners. I'm not talking of from all those corners who are with this election commission and with this government. I'm talking from general public to which I also belong as a voter, as a citizen of this country, are extremely unpleased with whole system that was adopted and complied with during election of Lok Sabha 2019. Question arises on one item significantly, very significantly, you can say. There are two items mentioned in People's Representation Act, under which was enacted under Constitution of India. Constitution of India does not make any description about procedure of how election should be conducted, what procedure should we follow, but procedure that has been prescribed, explained in People's Representation Act explicitly mentions and describes methods. It is given two subsections, two sections in this. One is regarding ballot paper, which says that ballot paper is a must. Ballot paper is a must, or you can say mandatory.
to be complied with for purpose of polling. Even their epoxy is mentioned, epoxy voting, proxy voting. Also, in same act, one more item is there, section is there, which mentions which describes EVM. What is EVM? EVM is defined there as a device, any device, electronic or otherwise, which can take votes and process further. But that is not mandatory according to this law. That is only in special circumstances in certain areas which require per decision of election commission that EVMs be used. No mention is given, no limit is given, but it is not mentioned that ballot paper should not be used. Ballot paper is clearly mentioned should be used for purpose of polling. And say out of 543, there could be 20 constituencies. There may be 10 constituencies which are prone to certain difficult areas where EVM is a must. That could be subject to EVM polling. But this point had been ignored by election commission, had been ignored by political parties, had been ignored by all, because sometimes when you trust your authority, your institution, your all institutions of this country, we have to trust, we are supposed to trust, because institutions are made for us. They were constituted for public of this country. So as a citizen of this country, it is my duty to trust these institutions because these are under constitution of this country. And constitution is our holy book according to rule of this country. If my constitution says election commission is highest authority for purpose of elections, I have to regard that. But person or persons who occupy those positions, those institutions, must also reciprocate same. They should be off from any doubt. They should be impartial from every consideration. They should not be seen partial to the government. They should not be seen partial to some political party. They should be seen clearly autonomous. But this election commission has crossed all limits. When there is some feeling in people, there is some current moving among public of this country a post-election that this election is dubious, suspicious, objected by public, because public voted for someone, and if that candidate did not win, public has every right to raise a question. If say 75% people, 70 or 80% people voted for some party and candidates floated by that party have lost, this means something has gone wrong somewhere. Specialist engineers, specialist scientists have demonstrated that these EVMs are hackable. But we are not talking of hackable or not hackable. Forget that. Question is not hackable here. Consideration is whether hackable or whether removable. Which is best? In such a vast scale of election, in 542 constituencies of this country, there are 13 lakhs EVMs that have been used in this election. To hack 13 lakh EVMs is not a practical consideration. I don't think it's virtually work. It shall not. So best answer is, if you want to kidnap election, have some machines preloaded and replace those machines with real machines used in polling and destroy those machines used in polling. That is the best way, because you have a phase of 1.5 months, 7 phases, which is best time, which is convenient time to perform such illegal act by election commission in connivance with government of this country. There are some areas in which these people could not do this because of some language problem, because of some other problem, and because of some people not being corrupt there, whereas some people where they found corrupt executed this there. For example, in north part of this country, they did it. In south, they could not do successfully. They could not do in Punjab because Punjab elections are latest and they had not time to do that.
where they had 4 weeks, 3 weeks, 2 weeks, like that. They enjoyed this. There's a report that, let us say in point number 1, according to the records of government, official records, 40 lakhs, again I'm telling you, I have previously told you about this, just for information of those who didn't see past videos, that 40 lakhs EVMs were were delivered to Election Commission by manufacturing organizations to whom orders were placed for manufacturing these machines. And per record of Election Commission of this country, 20 lakhs were received and not 40 lakhs. This means there's a discrepancy of 40 minus 20 lakh machines where these machines have disappeared, and why this degree of redundancy had been caused on these machines. Means 20 lakhs machines were additionally ordered, not in knowledge of Election Commission, we don't know. Election Commission has to answer this. 20 lakhs machines means there are requirement of 13 lakh machine for whole Lok Sabha, and 7 lakh machines for purpose of replacement or purpose of some standby use, like that. So these machines were abused by certain political party, probably. How it could happen? Who shall be responsible for this mishap? Is it government or EC or political party? You have to select. Here, according to law, according to the constitution of this country, Election Commission is whole, sole, responsible, accountable, liable to conduct all such activities and acts. And Election Commission did not do this act successfully to meet people's and elections requirement. This means Election Commission drastically failed to dispose of its responsibility, its job description, and its liability and accountability towards Constitution of India, towards Bharat, and towards public of this country. This is point number 1. Point number 2, there is discrepancy in vote numbers. Discrepancy in the sense, on about 373 constituencies of Lok Sabha, 373 constituencies of Lok Sabha, number of votes polled and number of votes counted, there's a difference. Why is there a difference? Question is this. If suppose there is a by erroneous by 5 votes, 10 votes, 50 votes, it works. There is counting problem, no problem at all. But thousands, who is responsible for this error? How could it happen like this? This information was available on Election Commissioner's website, but at time when it came to know that people are analyzing that information, downloading this information, that files were removed from that website. This clearly indicates that guilty conscious is always suspicious, and guilty conscious, guilty is Election Commissioners. These are 2 points. Number 3, there are 3 lakh machines, EVMs, which identification numbers are not in inventory. Why those numbers are not in inventory? How can it happen that even a single machine can be released without having power of authenticity issued in that number? Is a question mark. 3 lakh such machines are unidentified. This is 1 point. Let's come to the next one. My question is EVM, or so-called electronic voting barrage or machine, hypothetical instrument, shall it be lying on road? Shall it be lying in a rickshaw? Shall it be lying in a private vehicle? Shall it be lying in trucks? Shall it be lying in an inspector's home or an officer's home? But this has been witnessed. Videos are available which clearly indicate that abuse on transportation of these machines, movement of these machines from here to there, were made without any security, without any official record, and without anything.
What was objective of such transportations towards this election? This clearly indicates that there has been some bungling. Means lakhs of machines must have been replaced post poll. Those machines which were used in elections were taken away, and those machines which were pre-designed and preloaded to replace those EVMs which were used in polling were additionally put there. This means those in which vote were cast were not counted, were not used in counting, but additional machines out of those 20 lakhs were used in replacement. This is hypothecation, this is imagination, this is calculation, this is analytical hope, this is analytical root. One must understand in calculation. This is calculation, estimation, assessment. If educated person cannot understand this, if semi-educated person cannot understand it, I'm sorry. If an engineer, if a doctor, if a professor, if a lecturer, or any other graduate or postgraduate or doctor cannot understand this simple theory, this simple limit, I have no answer for that. And if election commission cannot understand this, if honorable president cannot understand this, if honorable government or fake government or even government cannot understand this, there is no way. No way. Another point, which is very, very significant from all these points, elimination of voters, depending on race, depending on religion, depending on caste. About 10 crores voters from Muslims, from Dalits were taken off from voters list, from electoral rolls, as news erupted in. Secrets are coming out. Who is responsible for elimination or removal of these voters or the electorals from electoral rolls? Whose responsibilities? Does it go to Prime Minister? Does it go to President? Does it go to Election Commission? Or does it go to whom? Who has answer? Constitution claims, Constitution maintains that this responsibility goes to Election Commission squarely, cubically, and sheerly and absolutely. So who has to answer? Honorable Election Commission has to answer this, but he will not answer because he is not honorable anymore, for he failed to conduct elections in a fair and transparent manner. Okay, these are some points. Now, top of all, there's another point which is very significant from saving rights of votes, franchise of the suffrage of the adult franchise, adult suffrage. I am a voter and you are a voter. It is my right to vote. It is my right not to vote. It is my right to elect a candidate. It is my right not to elect a candidate. It is my right to vote someone. It's my right to vote nota. It's up to me. I am master of my decision, my judgment. But how can this judgment be implemented? Before polling day or 2 days before, I got a slip at my home that this is your number. Take this from Election Commission. This is your serial number. This is your name. This is your photo on this, and this is a voter identity card. Sorry, voter identity number. You go and poll. I asked him, I don't know candidate. Well, that person was just say, I don't know. This is your list. You vote in this. My question to Election Commission is, and thereby to whole public is, and thereby to whole nation is it not duty of Election Commissioner to issue a list of candidates from every constituency who are on contest? There could be 25 candidates, there could be 50 candidates, there could be 100 candidates, or there could be 2 or 1 candidate. Doesn't matter. How shall I know to whom I have to vote? I am not born in India, in Bharat, to vote for BJP or to vote for Congress or to vote some other party. It's not my right. It's not my duty. I am not born for this. Whether I have to vote for BJP or the Congress, that is my option, my right. I have to select. I can select a least responsible person, independent person. That is my choice. But I have to know whole list, their background, who are contesting from that area. Who shall tell me that? Why did Election Commission fail to
tell me that this is the list, go through this, these are brief records, brief CVs of these people, and out of these you have to vote one or none or not. Up to your option, up to your judgment and decision. That is right. But I don't know. Means I go to polling station that day, I stay in line, I verify my identity, I sign and go for voting, but I don't know to whom I have to vote. Even if I have to vote to Nota says none of above. But none of whom? Who above? There is no above. I don't know. I was never told by someone that 20 candidates are there, 30 candidates are there, or how many candidates are there. Nobody told me that. From what source I get that information? I want to vote someone known to me or not known to me. I want to vote someone from